ये हमारा पहला लेक्चर है यूपीएससी सीरीज के लिए मैथ्स ऑप्शनल। और हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलस से। ये वीडियोस 12th में पढ़ रहे बच्चे भी देख सकते हैं जो कैलकुलस पढ़ते हैं। 12th के मैथ्स में भी कैलकुलस है, तो वहाँ वहाँ के टॉपिक्स भी काफ़ी मिलते जुलते होंगे, तो वो 12th के बच्चे भी इनको पढ़ सकते हैं। या फिर अगर कोई एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और फंक्शंस पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलस। ये यूपीएससी सीरीज का पहला वीडियो है। सो लेट्स सी। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स ऑफ ऑल। तो यहाँ से हर कोई कंफर्टेबली पिकअप कर सकता है, और फंक्शंस को समझने से पूरा कैलकुलस, पूरा मैथमेटिक्स का बेस इसी पे टिका हुआ है। इसलिए हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। सो नंबर सिस्टम आप लोग सब पढ़ चुके होंगे लोअर क्लासेस में कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। उसको ऐसे एन सिंबल से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर, राइट? सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, these numbers are called natural numbers. फिर आया होल नंबर्स। होल नंबर्स वही काउंटिंग नंबर्स प्लस जीरो। ये काउंटिंग नंबर्स में जीरो भी रहेगा तो वो है होल नंबर। फिर है इंटीजर्स, इससे बड़ा सेट इंटीजर। इंटीजर्स में काउंटिंग नंबर्स तो होंगे ही, होल नंबर का जीरो भी होगा, और नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स भी होंगे, तो उसको हम कहते हैं इंटीजर्स। फिर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाते हो, वेर q नॉट इक्वल टू जीरो, और p और q इंटीजर्स होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप कमेंट में इसको लिखिएगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का डेफिनेशन तो सेम होता है, तो फिर अलग क्यों? लगभग सेम होता है। मैं एक फिर क्वेश्चन क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या -1/2 एक फ्रैक्शन है? क्या -1/2 एक फ्रैक्शन है? आप इसको आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर आगे बढ़ते, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। फिर QC से रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स को। इरेशनल नंबर्स आर दो नंबर्स जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना रिपीट करता हो ना टर्मिनेट करता हो। एग्जाम्पल के लिए आप पाई का वैल्यू ले सकते हैं जो कि 3.142857 शायद यही होता है, और ये ना रिपीट करता है और न ही खत्म होता है, न ही टर्मिनेट होता है, तो इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। वैसे ही ई का वैल्यू है 2.71 एंड सो ऑन। वैसे ही √2 का वैल्यू है 1.414 एंड सो ऑन। वैसे ही √3 का वैल्यू है 1.732 एंड सो ऑन। तो ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं जो कि ना तो रिपीट करते हैं, जैसे 3.33 ये रिपीट करने लगते हैं। 3333 मतलब आप 10/3 करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं, ये एक रैशनल नंबर। और एक और खूबी है इरेशनल नंबर का कि इरेशनल नंबर को आप ऐसे फ्रैक्शन के, ऐसे प्योर फ्रैक्शन के टर्म्स में आप नहीं दिखा सकते। इरेशनल नंबर को आप ऐसे ऐसे पॉइंट के फॉर्म में तो दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्योर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिखा सकते। फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिर कहिएगा कि पाई को तो दिखाते हैं 22/7 से, 22/7 से हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई को। फिर आप कैसे कह रहे हो कि इरेशनल नंबर को हम ऐसे p/q के फॉर्म में नहीं दिखा सकते? तो मैं कहूंगा कि ये 22/7 जो है पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है।
pi is approximately equal to 22/7, not exactly equal. ठीक है, 22/7 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये है जो कि इरेशनल नंबर। फिर आता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स इज नथिंग बट सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मतलब रैशनल और इरेशनल को मिला दे तो वो बन जाता है रियल नंबर। फिर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिसको a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे a रियल पार्ट होता है, b इमेजिनरी पार्ट होता है और आयोटा का वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होता है। इमेजिनरी आपने पढ़ा होगा 12th में। a और b क्या है, यहाँ पे रियल एलिमेंट्स है, रियल नंबर्स हैं a और b, और आयोटा इमेजिनरी नंबर है -1 का अंडर रूट। आप देख सकते हो कि सबसे छोटा जो है वो है नेचुरल नंबर, इसको कंटेन कर रहा है होल नंबर, इसमें 0 ऐड किया तो होल नंबर बन जाएगा। तो n एक सबसेट है w का, उसी तरह w सबसेट है z का यानी इंटीजर्स का, उसी तरीके से z सबसेट है रैशनल नंबर्स का, उसी तरीके से q यानी रैशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का। जो यहाँ पे आपने देखा कि रियल नंबर क्या है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, तो सबको मिला देंगे तो बन जाएगा रियल नंबर। तो आप अगर नंबर लाइन देखते हैं, 0 इधर -1 इधर -2 इधर 1 इधर 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, तो इस लाइन पे कोई भी नंबर होगा वो एक रियल नंबर होगा। इस नंबर इसको नंबर लाइन कहते हैं। इस नंबर लाइन पे कोई भी नंबर आप उठाएंगे कहीं से भी तो वो एक रियल नंबर होगा। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर अलग से होता है। तो यहाँ कुछ भी होगा, यहाँ से आप कोई भी नंबर किसी पॉइंट को चूज कीजिएगा तो वो एक उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अब फंक्शंस, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम टॉपिक कैलकुलस का। तो लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब ये दोनों, a क्या है, नॉन एम्प्टी है, a इज नॉट इक्वल टू 5 एंड ऑल्सो b इज नॉट इक्वल टू 5। तो a और b दोनों नॉन एम्प्टी है, मतलब इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों सेट जो है वो खाली है। तो इन दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। तो लेट a and b be two non-empty sets, then a function f from set A to set B is a rule or method or correspondence which associates elements of set A to elements of set B such that all the elements of set A are associated to the elements in set B, and second, an element of set A is associated to a unique element in set B. अब देखते हैं कह क्या रहा है यहाँ पे। पहले तो हमने समझ लिया कि पहले दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेने हैं, मतलब उसमें कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, खाली सेट नहीं लेना है। दूसरा, तो एक फंक्शन उसको बोलेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो ये फंक्शन एक क्या है, एक रूल है या मेथड है, या यूजुअली जो आप टर्म यूज करते हैं वो है कॉरेस्पॉन्डेंस। तो फंक्शन किसी एक सेट से यानी सेट ए से सेट बी तक का एक कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो हर एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट, एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है, यहाँ पे आप देखो, कॉरेस्पॉन्डेंस विच एसोसिएट्स elements of set A to elements of set B such that, ये ऐसे जोड़ता है कि all elements of set A are associated to elements of set B. For example, आप यहाँ देखो, ये सेट A है और ये सेट B है, तो सेट A से सारे एलिमेंट को किसी न किसी सेट B के एलिमेंट से जोड़ दिया जाएगा। जैसे 1 यहाँ पे C से जुड़ा है, 2 यहाँ A से जुड़ा है, 3 B से जुड़ा है, 4
सी से जुड़ा है, तो वही ए का सारा एलिमेंट बी के किसी एलिमेंट से जुड़ा होगा। तो ये हमारा पहला पहला सेटिस्फाई हो गया, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है। अब दूसरा, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब ये जो एसोसिएशन है, पहला वाले में जो देखा कि वन एसोसिएटेड है सी से और टू एसोसिएटेड है ए से, तो ये जो एसोसिएशन है वो यूनिक होना चाहिए। मतलब एक किसी दो से, किसी इधर दो एलिमेंट से, इधर का कोई एक एलिमेंट इधर के कोई दो एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ऐसे इधर वन मैप कर रहा है ए को भी और ये बी को भी, ऐसे एसोसिएटेड नहीं नहीं चलेगा। ऐसे इसको फंक्शन नहीं कहते, नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। ठीक है। उल्टा हो सकता है कि इधर वन और टू से एसोसिएटेड इधर वाला ए हो सकता है, ये चलेगा, दिस इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन नहीं है। एक सेट सेट ए से एक एलिमेंट किसी बी के एलिमेंट पे यूनिकली कोरेस्पोंडेंस रखेगा, ना कि एक वैल्यू पे दो वैल्यू ऐसे कोरेस्पोंडेंस होगी। ठीक है। तो इसको आप याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, लेस देन इज नॉट अलाउड, ग्रेटर देन इज अलाउड। आप ऐसे रख सकते हो कि सेट ए से, सेट ए है ये और ये सेट बी है, तो ऐसे अलाउड है, और ऐसे सेट ए है और बी है तो ऐसे अलाउड नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। ऊपर वाला फंक्शन है और नीचे वाला फंक्शन नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आगे चलते हैं। अब इसी का एक यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये फंक्शन कैसा दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फंक्शन कैसा दिखता है। तो एक सेट ए है, एक सेट बी है, यहाँ से वन से लेके वन मैपिंग करा हुआ है, ऐसे ऐसे मैपिंग करा हुआ है। ये एक फंक्शन है। ईच एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट इज कनेक्टेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए का सारा एलिमेंट बी के किसी न किसी यूनिक एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो हम कहेंगे कि ये एक फंक्शन है। एफ जो ये मैपिंग है, इसको बोलेंगे कि एफ एक फंक्शन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो ये भी एक मैपिंग है। ये एक मैपिंग है लेकिन एक फंक्शन नहीं है। ये एक मैपिंग है, इसको बोलते हैं मैपिंग। ये मैपिंग तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे डेफिनेशन में हमने देखा कि all elements of set A are associated to elements in set B। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे एलिमेंट ए के एसोसिएटेड नहीं है। दिस इज नॉट एसोसिएटेड, ये एसोसिएटेड नहीं है, ये एसोसिएटेड नहीं है। तो हम इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट अ फंक्शन। हियर द एलिमेंट 4 इन द सेट ए हैज नो इमेज इन सेट बी। 4 किसी पे मैप नहीं कर रहा है, इसका इमेज है ही नहीं बी में। सो दिस मैपिंग इज नॉट अ फंक्शन। ये मैपिंग तो है लेकिन फंक्शन नहीं। मैपिंग आप किसी को किसी से मैप, किसी से मैच करवा दो, मैच द कॉलम टाइप, वो मैपिंग होता है। लेकिन फंक्शन के लिए ऐसे डिफाइंड है, मैंने आपके ऊपर बताया कि एक एक्स पे दो वाई नहीं हो सकता इधर से, मतलब लेस देन अलाउड नहीं है, वो फंक्शन नहीं होगा। ग्रेटर देन अलाउड है, वो फंक्शन होगा। तो वो भी एक क्राइटेरिया है फंक्शन है या नहीं चेक करने के लिए। तो सेट ए should not have any element without connection or mapping, but set B may have that type of element। तो मैंने वही बताया कि यहाँ पे आप देखो कि A में यहाँ क्या लिखा है, A should not have any element, A should not have any element, मतलब A में कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं रह जाना चाहिए जिसका मैपिंग नहीं हो रखा हो।
ए में अगर छोटा रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा, बी में छूटा हुआ चलेगा लेकिन ए में छूटा हुआ नहीं चलेगा। जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि बी में एक छूटा हुआ है डी, तो डी छूटा हुआ चलेगा। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी डी छूटा हुआ है, ये इसका मैपिंग नहीं हो रखा किसी से, तो भी ये एक फंक्शन है। लेकिन अगर इधर इधर वाले सेट से अगर मैपिंग नहीं हो रखी है तो वो फंक्शन नहीं हो। ठीक है, वही लिखा हुआ है, सेट ए शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट विदाउट कनेक्शन या मैपिंग, बट सेट बी मे हैव दैट टाइप ऑफ एलिमेंट। उस टाइप का एलिमेंट बी हो सकता है जिसका कनेक्शन नहीं हो रखा हो, जिसका मैपिंग नहीं हो रखा हो, ए में नहीं हो सकता। तो फंक्शन हमने देखा कैसा होता है कि फंक्शन में जो सेट है वो एक मैपिंग है, और इधर से सारे एलिमेंट के मैपिंग होनी चाहिए, इधर कोई एलिमेंट छूटा नहीं रह जाना चाहिए, और इधर एलिमेंट छूटा हुआ रह सकता है। अब आगे देखते हैं डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो लेट लेट एफ बी डिफाइंड एज, मान लेते हैं ये एफ ऐसे डिफाइंड है, एफ ऐसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं हम लोग, एफ कोलोन लेते हैं, फिर ए एरो एंड बी ऐसे लिखते हैं। तो जो पहला सेट है ए, इसको बोलते हैं डोमेन, और ये जो दूसरा सेट है इसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, और बीच में ये मैपिंग है, बीच में ये मैपिंग है ए टू बी। तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कैसा दिखता है डोमेन, कोडोमेन, और आगे रेंज भी देखेंगे। तो मान लेते हैं सेट ए ये है 1 2 3 4 5, और सेट बी है ए बी सी डी। तो इस टाइप का है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि सेट ए में हमने एलिमेंट्स लिख रखे हैं सारे 1 2 3 4 5, और बी में इसके बी के एलिमेंट्स लिख रखे हैं सारे ए बी सी डी, और मैपिंग ऐसे ऐसे हो रखा है। आप देख सकते हो 1 यूनिकली मैप है ए पे, 2 यूनिकली मैप है सी पे, है। तो इधर यूनिक मैपिंग इधर होना चाहिए। और मैंने ये भी बताया था इधर कुछ भी ए सेट में कुछ भी छूटा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। इधर छूटा हुआ है जो कि है इस पर, इधर छूटा हुआ चलेगा, तो ए इधर ए सेट में छूटा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। तो ये एक फंक्शन है, ये तो हमने देख लिया। अब इसका डोमेन क्या हो, तो डोमेन मैंने बताया था, यहाँ पे आप देखो जो पहला सेट होता है जहां से मैपिंग करते हैं हम, जहां से ए से बी तक मैपिंग जो कर रहे हैं हम, ए से बी तक जो मैपिंग कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे डोमेन, और इसको बोलेंगे कोडोमेन। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये वाला सेट ए डोमेन है और सेट बी कोडोमेन है। तो वही लिखा हुआ है डोमेन ऑफ एफ को डोम एफ से ऐसे डिनोट करते हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इज ए, ए पूरा जो सेट है, यहाँ पे लिख रखा है ये जो पूरा जो सेट है वो है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ। और यहाँ कोडोमेन क्या है, ये इधर वाला सेट बी कोडोमेन है। तो ये वही लिख रखा है यहाँ पे हमने कि सेट बी जो है वो, वो है कोडोमेन ऑफ एफ। ठीक है, तो डोमेन और कोडोमेन कैसे पहचानते, वही लेफ्ट में जो लिखा हुआ है, जहां से मैपिंग हो रही है दैट इज डोमेन, और जहां तक मैपिंग हो रही है, मतलब यहाँ से आप फंक्शन देखो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो जहां से मैपिंग हो रहा है उसको बोलते हैं डोमेन, और जहां तक मैपिंग हो रहा है उसको बोलते हैं कोडोमेन, उस सेट को बोलते हैं कोडोमेन। अब रेंज क्या है, तो रेंज वो है जिनकी इधर कोडोमेन में जिनकी जिनकी मैपिंग हो चुकी है उनको एक साथ कर लेंगे। जैसे यहाँ पे ए बी सी, डी नहीं है, डी की मैपिंग नहीं है, तो डी को हटा देंगे। तो जिनकी जिनकी मैपिंग हो चुकी है कोडोमेन में वही है, उसी को कहते हैं रेंज का सेट। तो रेंज रेंज ऑफ एफ इज इज इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी
दैट हैव प्री इमेज इन ए। मतलब सी का प्री इमेज है, दो है प्री इमेज, एक तो 4 भी है, एक तो 2 भी है, 2 भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ मैंने क्या बताया कि ऐसे इधर बी से कोडोमेन में से वैसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी प्री मैपिंग, प्री इमेज खुद है। डी के यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, तो ये वाले सारे रेंज में आएंगे और डी रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज में आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऑफ बी दैट हैव प्री इमेज इन ए। तो क्या क्या है, बी के ऐसे एलिमेंट जिनका ए में प्री इमेज है वो है ए बी सी, यानी ये जो सेट है ए बी सी, यही है इस फंक्शन का रेंज। तो जिनकी जिनकी प्री इमेज होती है वो इन सारे एलिमेंट्स को कलेक्टिवली एक सेट बनाएंगे, तो वो हो जाएगा रेंज सेट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे तीन चीज समझा, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो इसको सम अप कर लेते हैं। जहां से मैपिंग होती है उसको बोलते हैं डोमेन, जहां तक मैपिंग होती है उसको बोलते हैं कोडोमेन। और डोमेन में हमने देखा कि डोमेन में कोई सा भी एलिमेंट खाली नहीं रह जाना चाहिए, ए में कोई एलिमेंट खाली नहीं रह जाना चाहिए, सबकी मैपिंग होनी चाहिए। और बी में खाली रह सकता है, और बी में जिनकी जिनकी मैपिंग हो चुकी है उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, तो आप एक यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि रेंज जो है, रेंज छोटा है, छोटा, या अगर डी का भी मैपिंग हो रखा होता तो रेंज और कोडोमेन, ये कोडोमेन है, तो रेंज और कोडोमेन बराबर होता। तो कोडोमेन हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा रेंज के। तो कोडोमेन हमेशा बड़ा, यानी रेंज जो है वो सबसेट होगा कोडोमेन। ये प्रॉपर सबसेट हो जाएगा जब यहाँ पे कुछ बचा होगा, डी जैसे यहाँ बचा हुआ है। अगर कुछ नहीं बचा होगा तो आप इक्वल टू लिख सकते हो, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन उस केस में। तो यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और रेंज आपने समझा। टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखते हैं। फिर वन टू वन फंक्शन, इसको वन वन फंक्शन ऐसे भी लिखते हैं या इंजेक्टिव फंक्शन भी होते हैं। ये वन टू वन फंक्शन क्या है? A function f a to b is said to be a one-to-one function or an injection. One to one बोलते हैं या injection भी बोलते हैं if different elements of a have different image in b। मतलब यहाँ पे हर एक वन टू वन, यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है कि एक से एक एसोसिएट हो। यहाँ पे आप देख रहे हो एक से यहाँ पे ज्यादा एसोसिएटेड भी, ठीक है, जैसे ए से 1 भी एसोसिएटेड है, ए से 5 भी एसोसिएटेड है, लेकिन वन वन फंक्शन में एक से एक ही एसोसिएटेड होगा, वही है। तो इसी इसी डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एफ ए टू बी अगर मैपिंग है इज वन वन फंक्शन। ये वन वन फंक्शन होगा कब? जब जब a is not equal to b implies fa is not equal to fb। मतलब a और b बराबर नहीं है तो f ऑफ a भी f ऑफ b के बराबर नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई करेगा। या फिर आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, देखो आप इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा हुआ है, तो वन वन फंक्शन है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ए और बी इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी भी इक्वल नहीं होंगे। और अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी अगर इक्वल है तो ए और बी भी इक्वल होंगे। ये है वन वन का डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन। ऊपर ऊपर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इधर मैथमेटिकली इसको समझाया हुआ है कि किसी एक, यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि देखो a इज इक्वल टू b है तो f ऑफ a f ऑफ b होगा। ठीक है,
क्योंकि आप देखो 1 1 है तो एफ ऑफ ए कोई मान लेते हैं ऐसा कोई फंक्शन, तो ए पे एफ फंक्शन का कुछ वैल्यू होगा एफ ऑफ ए, और यही वैल्यू आगे जाके किसी बी पे भी आ रहा है, तो ये 1 1 आपको दिख रहा है कि ये 1 1 नहीं है। तो ए और बी अगर डिफरेंट होंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी भी डिफरेंट होना चाहिए। इसको आप और भी दूसरे तरीके से समझो। इस बार 1 1 फंक्शन एकदम सिंपल सा लीनियर ग्राफ ले लो आप, लाइन। तो ए पे ए पे देखो आप, ए पे एफ ऑफ ए ये वैल्यू है, तो बोल रहा है कि ए और बी बराबर है, तो ए और बी यहीं पे है, तो एफ ऑफ ए बी और एफ ऑफ बी भी बराबर ही होगा। ये है 1 1 का लीनियर ग्राफ 1 1 होता है। मतलब आप देखो हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक वाई मिलेगा, एक ही वाई मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। हर एक एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही वाई मिलेगा। या फिर आप उल्टा भी कह सकते हो कि हर एक वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एक्स मिलेगा, यूनिक मिलेगा। हर एक वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग एक यूनिक एक्स मिलेगा। तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है ये। तो एक एक सिंगल से सिंगल मैपिंग होती है तो उसको कहते हैं 1 to 1 या 1 1। इसको आप देख सकते हो, एग्जांपल से समझते हैं। अ फंक्शन which associates to each country in the world its capital is 1 1 because different countries have different capitals। तो इसको ऐसे समझो आप, ए सेट बना, इधर कंट्रीज के नेम से, कंट्रीज है इधर, तो इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, तो और इधर कैपिटल्स के नेम है, सेट बी आप मान लो, ये कैपिटल्स के नेम। तो कैपिटल्स में इधर न्यू दिल्ली आ जाएगा, फिर यूएसए का वॉशिंगटन डीसी आ जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा आ जाएगा, शायद यही होता है। तो ये मैपिंग जो हो रहा है 1 1 to 1, मतलब इधर से आप कोई भी और कंट्री ले लोगे, फॉर से न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड का कैपिटल, इनमें से जिनका मैपिंग हो चुका है वो तो नहीं होगा। न्यूजीलैंड का कैपिटल वॉशिंगटन डीसी या न्यू दिल्ली तो नहीं होगा, सबका अलग अलग है। तो एक से एक ही मैप किया हुआ है। तो ये एक 1 to 1 मैपिंग का एग्जाम्पल है कि एक कंट्रीज के सेट को आप उनके कैपिटल्स के सेट पे मैप कर रहे हो एक एक करके। ठीक है, तो ये एक 1 to 1 मैपिंग है, राइट। और फिर आप इसमें और दूसरा एग्जांपल देख सकते हो कि अब ये वाला मैप देखो आप, ये वाला मैप, इसमें क्या है, हर एक एलिमेंट से, जैसे कनेक्टेड है सी से, वन कनेक्टेड है सी से, और 2 कनेक्टेड है ए से, 3 कनेक्टेड है बी से, 4 कनेक्टेड है डी से एक ही कनेक्टेड है। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है 1 1 फंक्शन का। दिस इज 1 1 फंक्शन। तो इसको देखेंगे, और इसमें नोट है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, कि अब 1 1 फंक्शन इज आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम बाद में आगे पढ़ेंगे कैलकुलस में। तो बस अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो 1 1 फंक्शन होता है या तो इंक्रीजिंग होता है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, जैसे ये वाला है। इंक्रीजिंग मतलब होता है एक्स बढ़ाए तो वाई भी बढ़े, एक्स इधर बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, यही आप समझ। तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज को, हम वहां पे भी जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे डील करेंगे इसको कि 1 1 फंक्शन कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और इससे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का या इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। फिर मोनोटोनिसिटी जब हम पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। मेनी टू वन फंक्शन हमने 1 1 देखा, मतलब एक से एक कनेक्टेड है,
तो हम बोलेंगे वन वन फंक्शन। ऑफ कोर्स यहाँ नाम से भी पता चल रहा है मेनी टू वन, यानी मेनी वन फंक्शन, एक से तो ज्यादा कनेक्टेड होगा तो हम कहेंगे मेनी वन। अब फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी अ मेनी वन फंक्शन if two or more elements of set A have same image in B। मतलब A का एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम ही इमेज है बी में, तो हम ये हो गया मेनी वन। ये है मेनी वन। एक से ज्यादा मतलब दो भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, एक इस दूसरे से मैप होगा। तो एक से ज्यादा अगर एक पे ही मैप है तो उसको हम बोलेंगे कि वो मेनी वन फंक्शन। इसी को मैथमेटिकली आप समझ सकते हो, इफ एफ ए टू बी इज मेनी वन फंक्शन then x not equal to y implies fx is equal to f of y for some x and y belongs to A। मतलब x और y अगर अलग अलग हैं तो भी फंक्शन का वैल्यू सेम हो सकता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ ये x और y अलग अलग हैं तो भी इधर इधर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x कह लो या f ऑफ y कह लो, ये दोनों है तो ये दोनों सेम चीज है। तो x और y तो अलग अलग है लेकिन f ऑफ x और f ऑफ y सेम ही चीज है। तो यहाँ इसका मतलब है कि x और y डिफरेंट होंगे तो भी f ऑफ x और f ऑफ y इक्वल होंगे फॉर सम x एंड y। तो हम कहेंगे ये मेनी वन फंक्शन है। इसमें क्या था कि अगर इक्वल नहीं है a और b तो f ऑफ a और f ऑफ b भी इक्वल नहीं, और अगर इक्वल है तो a भी और b भी इक्वल होंगे। तो इक्वल है तो इक्वल होगा, नहीं इक्वल है तो नहीं इक्वल होगा। ठीक है। और लेकिन मेनी वन फंक्शन में उल्टा है कि इक्वल नहीं है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है तो भी फंक्शन इक्वल हो सकता है इन पॉइंट्स, किसी खास पॉइंट्स। उसको और डिटेल में देखेंगे एग्जांपल के साथ। जैसे आप देखो ये, जैसे आप एक सेकेंड, हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक मेनी वन फंक्शन। आपको शायद याद हो कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एक पैराबोला होता है, ऐसे जीरो जीरो से पास करता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है। तो वन पे वैल्यू इसका वन होता है। आप निकालोगे एफ ऑफ वन क्या होगा, वन। और एफ ऑफ माइनस वन भी वन होगा क्योंकि स्क्वायर करना है, तो माइनस वन का स्क्वायर और वन का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर वन ही होता है, ये वन वैल्यू आएगा। उसी तरीके से एफ ऑफ माइनस टू और एफ ऑफ टू दोनों फोर ही होगा। इधर आप एफ ऑफ माइनस टू निकाल लो या एफ ऑफ टू निकाल लो, दोनों दोनों वैल्यूज दोनों वैल्यूज यहाँ पे फोर ही मिलेगा हमें। ठीक है। तो ये एक मेनी वन फंक्शन का एग्जांपल है कि अगर हम x अलग अलग पुट कर रहे हैं, x अलग अलग पुट कर रहे हैं लेकिन हमें y का वैल्यू जो है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो सेम मिल रहा है। x यहाँ पे वन भी पुट किया तो भी वन ही मिल रहा है, माइनस वन पुट किया तो भी वन ही मिल रहा है, माइनस टू पुट किया तो भी फोर ही मिल रहा है, टू पुट किया तो फोर ही मिल रहा है। मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, तो उस केस में हम कहते हैं कि वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। वही लिखा हुआ है कि वन एंड माइनस वन हैव सेम इमेज दैट इज वन। वन और माइनस वन जो है वो उसका सेम इमेज है वन। तो माइनस वन और वन दोनों एक ही जगह पे मैप हुए हैं वन पे, और उसी तरह माइनस टू और टू दोनों एक ही जगह मैप हुए टू पे, सॉरी फोर पे। तो वही लिखा है वन एंड माइनस वन हैज सेम इमेज दैट इज वन, एंड टू एंड माइनस टू हैव सेम इमेज दैट इज फोर। हेंस fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है ये फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया कि वन वन क्या होता है और मेनी वन क्या होता है। इसका एक एग्जांपल और देख लो आप मेनी वन का, कि वन और फोर दोनों सी से कनेक्टेड हैं। मतलब एफ ऑफ वन और एफ ऑफ फोर
दोनों का वैल्यू c है, तो इसलिए हम कहेंगे कि मेरी वन फंक्शन है, क्योंकि 2x पे एक ही y आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मेरी वन फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन, या उसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं या सर्जेक्शन बोलते हैं। अ फंक्शन f a to b is said to be a onto function or a surjection if every element of b is the f image of some element of a। मतलब b का सारा every element of b is the f image of some element of a। मतलब b का सारा एलिमेंट जो है उसका प्री इमेज होना ही चाहिए, मतलब इधर खाली नहीं हो, इधर कोई खाली नहीं चलेगा। हमने देख रखा था कि फंक्शन उसको बोलते थे, तो ये फंक्शन तो होगा, अगर खाली है तो फंक्शन तो होगा, लेकिन अगर खाली नहीं है तो ऑन टू फंक्शन स्पेसिफिकली बोलते हैं। ऐसे ऐसे अगर मैपिंग हो रखी है, इधर ए बी सी, इधर है डी ई एफ और एक और है जी, इसका मैपिंग प्री इमेज नहीं, तो ये फंक्शन तो है, लेकिन ऑन टू नहीं। ऑन टू नहीं, ऑन टू होने के लिए इधर खाली नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। इधर खाली नहीं होगा तब जाके ऑन टू होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि every every element of B is the F image of some element of A। मतलब A का हर किसी का मैपिंग हो रखा है, A से हर किसी का मैपिंग हो रखा है, इधर इधर कोई खाली नहीं। बी के सारे एलिमेंट का एफ इमेज या प्री इमेज कह लो आप, प्री इमेज एग्जिस्ट करता है। बी के हर एलिमेंट का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है, तो हम बोलेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। मतलब फंक्शन ए से अगर मैप किया जा रहा है तो एफ ऑफ बी पे ए से बी तक पूरा का पूरा मैपिंग, कोई भी इधर बी में बचा हुआ नहीं रह जाना चाहिए। आपको याद हो हमने बताया था कि रेंज, रेंज क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का, कोडोमेन का। लेकिन इस केस में जब ऑनटू फंक्शन होगा, तो ऑनटू फंक्शन होगा तो इधर जितने भी रहेंगे वो सारे मैप हो जाएंगे और इधर भी कुछ बचा हुआ नहीं रहेगा। तो हम रेंज क्या बोलते हैं, रेंज उन्हीं को बोलते हैं जिनका प्री इमेज है खाली। तो यहाँ पे कोई खाली है ही नहीं, तो यहाँ पे रेंज बराबर है कोडोमेन के। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स हैं और रेंज में वो सारे एलिमेंट होते हैं जिनका प्री इमेज होता है, तो यहाँ पे सबका प्री इमेज है, तो इसलिए रेंज और कोडोमेन इक्वल है यहाँ पे। तो ऑनटू फंक्शंस के लिए रेंज और कोडोमेन इक्वल होते हैं। जस्ट इसी को मैथमेटिकली आप समझ लो, एफ ए टू बी अगर सर्जेक्शन है मतलब ऑनटू फंक्शन है, इफ एंड ओनली फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी there exists A belongs to A such that FA is equal to B। मतलब ये कह रहा है कि हर एक B belongs to B, मान लेते हैं ये वाला B, हर एक B का एलिमेंट, ये सेट B का एलिमेंट there exists A belongs to A, तो हर एक B के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक A का एलिमेंट मिलना ही चाहिए जो उसका प्री इमेज होगा। इधर कोई ऐसा बी नहीं रह जाए जिसका प्री इमेज ना हो, इधर खाली वाला एलिमेंट नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि इफ एफ ए टू बी इज अ सर्जेक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच बी, मतलब बी में हर एक एलिमेंट का ए में एक प्री इमेज मिलना ही चाहिए, सच दैट वही हर फॉर ईच बी बिलोंग्स टू बी there exists A belongs to A such that FA is equal to B। अब यहाँ पे आप देखो ये B से B का प्री इमेज A है, इधर इधर वाले को इमेज बोलते हैं, इधर वाले को प्री इमेज बोलते हैं। तो B का प्री इमेज A है, A का इमेज B है, तो यहाँ से यहाँ क्योंकि F मैपिंग है तो F ऑफ A इज इक्वल टू B बोलेंगे ना। तो यहाँ पे हर एक B के कॉरेस्पॉन्डिंग एक A मिलेगा, तब हम कहेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है।
और ए नहीं मिलेगा, बी का प्री इमेज नहीं मिलेगा तो कहेंगे ऑन नहीं है। सिंपल। तो आप देखो यहाँ पे कि ए, मान लेते हैं हमने इसका एग्जांपल देख रहे हैं ऑन टू फंक्शन का। तो ए एक फंक्शन है, सॉरी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है -1, 1, 2, -2 ऐसे। और बी एक सेट है 1, 4 जिसमें 2 एलिमेंट है। और हमने मैपिंग डिफाइन किया है ए टू बी, और फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ ए मतलब ए के सारे एलिमेंट फंक्शन में हम डालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा। ए का एलिमेंट्स क्या क्या है, -1, 1, 2, -2। तो -1 डाला तो एफ ऑफ -1 डाला तो एफ ऑफ 1, 2 डाला तो एफ ऑफ 2, -2 डाला तो एफ ऑफ -2। ये सारे के वैल्यू एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 का वैल्यू 1 होगा। एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ -2 का वैल्यू 4 होगा। ये हमने देख रखा है क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों, ये क्या है, 1 और 4 ही आएंगे, और यही बी के बराबर सेट। यहाँ पे देखो यही तो बी है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेंज 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 जो आया है, ये रेंज जो आया है, ये रेंज है, ये कोडोमेन के बराबर। बी क्या है, कोडोमेन। तो यहाँ रेंज जब कोडोमेन के बराबर आ जाए तो फंक्शन होता है ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसको मैपिंग अगर करें तो -1, 1, -2 और 2, ये ए सेट है और ये बी सेट है। बी में है 1 और 4। तो -1, 1, 1 पे मैप कर रहा होगा, 2, -2 और 2 4 पे मैप कर रहा होगा। तो इधर आप देखो, इधर बी में कोई भी एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जिसका प्री इमेज ना हो। बी में सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, यानी एक काउंटर फंक्शन है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बी में कोई खाली नहीं बचा हुआ है। तो रेंज ही इक्वल है कोडोमेन के, इसलिए ये भी एक एग्जांपल है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का जस्ट उल्टा होता है इनटू फंक्शन। ऑन टू में क्या है कि एक भी खाली नहीं होना चाहिए बी में, बी सेट से कोई भी एक खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक भी खाली मिल गया तो इनटू फंक्शन बोलेंगे। A function f a to b is an into function if there exists at least an element in b having no pre-image in a। मतलब a से b तक, a से b तक अगर फंक्शन है तो इधर एक एलिमेंट, अगर आपको एक भी एलिमेंट मिल गया जिसका प्री इमेज नहीं है, ये एक्स्ट्रा, इसका पेयरिंग नहीं हो रखा है, इसका प्री इमेज नहीं है, तो इसको कह देंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, तो जो ऑन टू नहीं है वो इनटू होगा ही होगा। ठीक है, एक एलिमेंट बच गया तो कहेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ डी का प्री इमेज नहीं है, डी का मैपिंग नहीं हो रखा किसी से, तो ये एक इनटू फंक्शन। हियर डी हैज नो प्री इमेज, डी का कोई प्री इमेज नहीं है सेट ए में, ए से किसी, ए के किसी भी एलिमेंट से ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये इनटू फंक्शन है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन या वन वन ऑन, इसमें दो चीज है। बाइजेक्टिव कहते हैं वन वन भी और ऑन टू भी, दोनों होगा तब जाके बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो फंक्शन एफ ए टू बी इज अ बाइजेक्शन इफ इट इज वन वन एज वेल एज ऑन टू। तो वन वन और ऑन टू दोनों होगा तब हम कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्शन। इसको मैथमेटिकली, in other words, a function if a to b is a bijection if it is 1 1, that is कि 1 1 है तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि f of x f of y के इक्वल आ जाए, इसका मतलब x और y भी इक्वल है। तो ये हो गया 1 1 के लिए। और दूसरा ऑन टू के लिए क्या पढ़ा है कि फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b, यानी b बिलोंग्स टू b हमने देखा था, for every y belongs to b there exists a belongs x belongs to a such that fx is equal to y। मतलब हर एक b का एलिमेंट की कोरेस्पॉन्डिंग a का एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए। तो
उसको वो हो जाएगा ऑन टू। बी मतलब बी में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, तो ये हो गया ऑन टू। तो ये हो गया वन वन, ये हो गया ऑन टू, और ये दोनों सेटिस्फाई अगर हो रहे हैं तो हम कहेंगे ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका एग्जांपल और हम देखेंगे आगे। ऐसे के लिए आप इसको आप देख सकते हो, एफ अगर आप आर टू आर ले लो और y इज इक्वल टू एक्स, सिंपल, y इज इक्वल टू एक्स लाइन ऐसा होता है, जीरो पे एक्स, जीरो पे y का वैल्यू भी जीरो, तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो ये जो है, ये मैपिंग जो है, ये फंक्शन जो है वो है बाइजेक्शन। बाइजेक्शन वन वन भी है, मतलब हर x के लिए एक अलग y है, ठीक है, और ऑन टू भी है, मतलब आप इधर r है, इधर भी r है, तो इधर से एलिमेंट पकड़ोगे, इधर से आप कुछ भी पकड़ोगे, मान लेते -3 पकड़ा, तो -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर -3 मिल जाएगा, क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू -3 रखोगे तो इसका वैल्यू भी -3 होगा, तो इधर -3 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर भी -3 मिल जाएगा, इधर -2 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर भी -2 मिल जाएगा, इधर 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इधर भी 1 मिल जाएगा। तो बी में हर एलिमेंट का ए में प्री इमेज है, तो ये बाइजेक्टिव भी है और भी है। बाइजेक्टिव भी है तो हो गया वन वन एंड ऑन। तो आगे देखते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन, वही जो अभी हमने देखा, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये है, और इसे पास करता हुआ यही है, इसको बोलते, इसको अलग नाम भी है, आइडेंटिटी फंक्शन इसको बोलते हैं। तो एफ, इसमें आप देखोगे ए टू ए, जैसे अभी मैंने क्या डिफाइन किया था, एफ आर टू आर, मतलब ये दोनों सेट जो है सेम होने चाहिए। तो ये a to a है, to be a function such that fx is equal to x for all x belongs to a। तो ये सारे x के लिए अगर सेटिस्फाई करता है fx is equal to x यानी y is equal to x, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। बस इसमें खास कुछ नहीं है, बस ये स्पेशल नाम है, स्पेशल नाम से फेमस है, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कांस्टेंट फंक्शन आपने पढ़ा होगा, fx is equal to c, मतलब x आप कुछ भी बढ़ाते रहो, इधर फंक्शन का वैल्यू वही देगा। फंक्शन f a to b be a function and the set b has only one element which has the pre-image, then f is called a constant function। तो b में एक ही एलिमेंट होगा जिसका प्री इमेज होगा, मतलब a का सारा एलिमेंट इसी पे मैप होगा, बाकी एलिमेंट पे नहीं, तो वो उस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कि मतलब आप x कुछ भी करते रहिए, x का वैल्यू कुछ भी लेते रहिए, एक्स वाई जेड सारा का सारा वैल्यू मिलेगा c। तो x के जगह पे आप कुछ भी रखें, फंक्शन का वैल्यू मिलेगा c, तो उसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन जो एक रेगुलर इंटरवल पे रिपीट करे, पीरियड हो जिसका, उसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। तो एनी फंक्शन that repeats its value at a certain interval is called periodic function। मतलब उस फंक्शन का वैल्यू रिपीट करे एक खास इंटरवल के बाद, तो उसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन, एंड दैट सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। और जिस जिस जितने भी इंटरवल के बाद वैल्यू रिपीट करता है बार बार, तो वो सर्टेन इंटरवल जो फिक्स इंटरवल है उसको फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि y इज इक्वल टू साइन एक्स 2 पाई पे वैल्यू को रिपीट करने लग जाता है, मतलब जीरो पे वैल्यू जीरो और 2 पाई पे भी जीरो, तो जीरो के और ग्राफ थोड़ा थोड़ा आपको पता हो तो ऐसे होता है, फिर यहाँ से यही वाला रिपीट, इतन ये सेक्शन का ग्राफ रिपीट करता जाएगा आगे, तो जो यहाँ पे हो रहा था वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे हो रहा था वही यहाँ आगे यहाँ पे होगा। तो
रिपीट करता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सारे पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। और साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, साइन एक्स साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, कॉस एक्स का भी पीरियड 2 पाई ही है, टेन एक्स का पीरियड पाई है। आप कमेंट में बताइएगा कि कॉट एक्स का पीरियड क्या है, कॉट कितने पे रिपीट करता है अपना वैल्यू, ठीक है। तो वही इसको मैथमेटिकली ऐसे दिखाते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाए, मतलब एक्स प्लस टी, मतलब साइन एक्स में आप क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 पाई, 2 पाई पे ये रिपीट होता है, तो साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन एक्स होता है ना। तो वही कितने पे वापस वही वैल्यू आ रहा है, कितने के बाद, तो उसी को पीरियड कहते हैं। तो यहाँ साइन एफ ऑफ एक्स प्लस टी, अगर एफ एक्स आ जाए तो यही जो टी है वही है फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो ये जो टी है, जैसे यहाँ पे साइन के लिए 2 पाई है, वही पे रिपीट करता है, कॉस पे 2 पाई पे रिपीट करता है, तो उन दोनों के लिए टी जो है वो 2 पाई। आगे जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर कि पीरियड किसको कहते हैं। हर फंक्शन का पीरियड निकालना भी हम सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, फंक्शन को अलग भी कर दिया गया तो उसका पीरियड कैसे निकालेंगे, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। देखो, आपने क्या पढ़ा कि पीरियोडिक फंक्शन वो होता है जो अपना वैल्यू रिपीट करता है एक सर्टेन इंटरवल के बाद। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कांस्टेंट फंक्शन जो अभी हमने देखा, कांस्टेंट फंक्शन भी तो वैल्यू रिपीट ही कर रहा है, कांस्टेंट फंक्शन का भी वैल्यू रिपीट कर रहा है, एक्स पे भी वही वैल्यू है, वाई पे भी वही वैल्यू है, तो वैल्यू तो सी जो वैल्यू है वो दोबारा आ रहा है। अगर तिबारा भी आ रहा है, 3 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, तो 4 बार आ रहा है, तो इसमें भी वैल्यू रिपीट कर रहा है। लेकिन कांस्टेंट फंक्शन का कोई पीरियड डिफाइन नहीं होता है, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल एफ कांस्टेंट फंक्शन के लिए मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू 2 लिया आप, ठीक है, तो एफ ऑफ 1 भी 2 है, एफ ऑफ 1.01 भी 2 है, और एफ ऑफ 2 भी 2 है। तो आप कितने के बाद ये रिपीट कर रहा है, वैल्यू तो 1.01 पे भी 2 है, तो इसके बीच में भी आप कुछ निकालिएगा, जैसे एफ ऑफ 1.02 निकाल लेंगे, इस पे भी वैल्यू 2 ही मिलेगा। तो कितने के बाद रिपीट कर रहा है हमें पता नहीं, किसी फिक्स टाइम, किसी फिक्स इंटरवल पे, सर्टेन इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं है कांस्टेंट फंक्शन कि कितने के बाद रिपीट कर रहा है। तो फिक्स नहीं है तो हम बोलते हैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइंड ही नहीं, क्योंकि कितने के बाद रिपीट कर रहा है, क्योंकि हर एक्स पे वैल्यू वही है तो रिपीट तो कर रहा है, लेकिन कितने के बाद रिपीट कर रहा है हमें नहीं पता, तो इसलिए डिफाइंड नहीं है फंडामेंटल पीरियड। फिर एक होता है इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन उसको कहते हैं जो एफ ऑफ माइनस एक्स पे एफ ऑफ एक्स का ही वैल्यू दे दे, मतलब हम अंदर निगेटिव रखें तो भी वैल्यू पॉजिटिव वाला ही आए, एफ ऑफ एक्स वाला ही वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो इसको अगर कोई सेटिस्फाई करता है तो उसको कहेंगे इवन फंक्शन। जैसे आप देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने का कोशिश करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे आप तो माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आप माइनस तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये अगेन एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स के, जो हमारा कंडीशन है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको कहेंगे कि वो इवन फंक्शन। सॉरी, अब
अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इवन फंक्शन जो होते हैं वो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को ही देख लेते हैं, आगे हम ग्राफ डिटेल में करेंगे। तो अब देखो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, ये जो पैराबोला बनता है कटोरा टाइप का बनता है, तो ये एक सिमेट्री है y एक्सिस के अबाउट। तो हर इवन फंक्शन जो होता है सिमेट्रिक होता है y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस पे मतलब y एक्सिस पे आप मिरर रखो तो जो इधर है वही इधर है ना। तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या है? इवन फंक्शन हमने देखा कि f ऑफ माइनस एक्स जो है f ऑफ x ही हो जाए तो इवन कह दें। अभी f ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस ऑफ f ऑफ x हो जाए तो हम कहेंगे कि ऑड फंक्शन। मतलब नेगेटिव पे वैल्यू ही, पूरा फंक्शन का वैल्यू ही नेगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे ऑड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल f ऑफ एक्स स्क्वायर, f ऑफ x हम ले लें x क्यूब, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या निकल के आ रहा है चेक करते हैं। f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स का होल क्यूब। अब माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस ही आएगा बाहर, और एक्स क्यूब तो है ही एक्स क्यूब। अब ये आ गया माइनस, और इसमें ये एक्स क्यूब क्या है? एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स ले रखा है, तो क्या आ गया? एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको कहते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है फंक्शन, उसको कहते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन जैसे इवन फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, उसी तरीके से ऑड फंक्शन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ अगर याद हो, हम लोग ग्राफ करेंगे आगे, आप यहाँ पे ज्यादा दिक्कत लोड मत लो कि यहाँ पे ये y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, तो ये ओरिजिन है। ओरिजिन से, ओरिजिन से इधर जो हो रहा है वही इधर भी हो रहा है, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है इवन ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, एक एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में इनपुट एज एन इनपुट डालें तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। जैसे f एक फंक्शन है a टू b और g एक फंक्शन है b टू c, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है। तो गॉफ g ऑफ f, इसको गॉफ पढ़ते हैं। g ऑफ f अगर a टू c डिफाइंड है तो गॉफ ऑफ x, इसको हम लिखते हैं g ऑफ f ऑफ x। मतलब g के अंदर फंक्शन को ही डालते हैं, f ऑफ x को ही डालते हैं, तो उसको कहते हैं, इस टाइप के फंक्शंस को हम कहते हैं कॉम्पोजिशन। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में इनपुट एज एन इनपुट अगर डालें तो उसको कहते हैं कॉम्पोजिशन। तो ये g ऑफ f ऑफ x क्या है? इज कॉल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g। f एंड g का और भी कॉम्पोजिशन हो सकता है, जैसे g यहाँ पे है क्या है? g ऑफ f ऑफ x, और भी हो सकता है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, और भी हो सकता है f ऑफ g ऑफ x। आप बहुत सारे ऐसे बना सकते हैं, g ऑफ f ऑफ g ऑफ x, ये सारे कॉम्पोजिशन है, ये इनफाइनाइट कॉम्पोजिशन ऐसे बनाए जा सकते हैं। तो मतलब इसमें बेसिक आइडिया ये है कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को डाल देना, उस केस में हम कहते हैं कि ये कॉम्पोजिशन। इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे काम करता है। तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है 2x, तो गॉफ एक्स यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? जी ऑफ, अब यहाँ जो अंदर एफ ऑफ एक्स है उसका वैल्यू रख देंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर, यहाँ रख दिया एक्स स्क्वायर। अब g ऑफ समथिंग आ गया, तो g ऑफ x है 2x, मतलब जो अंदर x रखा हुआ है वही यहाँ 2 इंटू समथिंग रखा जाएगा, तो वही 2 इंटू यहाँ एक्स स्क्वायर रखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर रखा जाएगा बाहर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर।
तो ये आ गया, यही एक एग्जांपल है कॉम्पोजिशन का कि एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन में इनपुट कैसे डालते हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है कि आप देखो कि यहाँ पे डोमेन, कोडोमेन और इसका ध्यान रखना है। और वो क्या ध्यान रखना है वो ये देखो। देखो आप जी के अंदर आप एफ को डाल रहे हो, यानी ये एफ, ये जो आप जी के अंदर इनपुट कर रहे हो, या तो जी के अंदर इनपुट कहाँ से आएगा। पहले एफ का देखते हैं। पहले तो एफ का इनपुट है एक्स, तो एक्स आपको लेना पड़ेगा एफ के डोमेन से ही। तो एफ में इनपुट कहाँ से डालोगे आप, ए से, और जी में इनपुट कहाँ से डालना है, बी से। तो जब एफ में आपने ए से इनपुट डाला तो एफ ऑफ ए क्या मिलेगा आपको, बी। एफ ऑफ ए, जी ऑफ, इसको आप ऐसे समझो, जी ऑफ एफ ऑफ ए, तो ये क्या मिलेगा, जी एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि ए को बी पे मैप करेगा। सिमिलरली अब जी ऑफ बी, जी बी को कहाँ पे मैप करेगा, जी बी को मैप करेगा सी पे, तो ये सी मिलेगा फाइनल। तो अंदर जो है ये बी होना जरूरी है। अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए अगर बी नहीं होता, कुछ और होता, तो हम ये कॉम्पोजिशन हमारे ये डिफाइन ही नहीं कर पाते, कॉम्पोजिशन अलाउड ही नहीं होता, नॉट डिफाइन हो जाता। कि अगर हम जी के अंदर, जी के अंदर ये जो फंक्शन का वैल्यू एफ ऑफ ए का वैल्यू अगर बी से नहीं आ रहा होता, ये बी से नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल एफ, एफ होता ए टू सम अलग, सम अदर सेट डी, तो एफ ऑफ ए क्या आ जाता, डी। और आप जी के अंदर डी रख ही नहीं सकते क्योंकि जी डिफाइंड है बी से सी तक, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता। ठीक है, तो जो एफ का कोडोमेन है वही जी का डोमेन बनेगा। यहाँ आप देख सकते हो, जो एफ का कोडोमेन है वही जी का डोमेन बनेगा। ये दोनों मैच करना चाहिए, नहीं तो डिफाइन नहीं होगा। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई एलिमेंट का इनवर्स कैसे निकालते, तो एकदम सिंपल आइडिया है। कोई भी एलिमेंट का प्री इमेज देखेंगे, इनवर्स निकलता है कोडोमेन वाले एलिमेंट्स का। तो इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज बेसिकली द प्री इमेज ऑफ दैट एलिमेंट। तो ए का प्री इमेज क्या है यहाँ पे, 2, बी का प्री इमेज क्या है, 3। तो उसी तरीके से इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इन इज 3। बी का एलिमेंट, बी का इनवर्स एलिमेंट क्या है, 3। तो प्री इमेज देखना है, तो एफ इनवर्स बी ऐसे लिखते हैं, एफ इनवर्स बी इज 3। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन यह होता है कि आप जैसे एफ डिफाइन कर रहे थे अभी, ए से बी तक ये एफ हो गया, तो इसका उल्टा इधर से इधर अगर मैपिंग करेंगे तो ये एफ इनवर्स। तो इधर से इधर ए से बी अगर मैपिंग है तो उसको फंक्शन फंक्शन है, और उस फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो बी से ए मैपिंग, ये बी से ए मैपिंग, और फंक्शन है ए से बी मैपिंग। तो देखते हैं। तो एक तो पहली बात, ये मैपिंग इस टाइप में हमेशा 1 1 ऑन टू होना चाहिए, उसी का हम इनवर्स निकाल सकते हैं। देखते हैं, इफ फंक्शन ए टू बी इज अ बाइजेक्शन, बाइजेक्शन मतलब क्या, अभी हमने पढ़ा है कि 1 1 एंड ऑन, तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। सो इफ if function a to b is a bijection, we can define a new function from b to a, है ना। ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक, a से b तक है, और अब नया फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं b से a तक, तो उल्टा है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये नया फंक्शन b से a डिफाइन कर रहे हैं, which associates each element of b to its pre-image f inverse y of element of a। मतलब हर एक बी के एलिमेंट को प्री इमेज से एसोसिएट कर दे रहा है, मतलब यही, मतलब यहाँ कोई फंक्शन, यहाँ कोई एलिमेंट होगा, इसको मैप करवा के इधर प्री इमेज वाले पे मैप कर देगा।
तो ये जो फंक्शन होगा उसी को सच अ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ द फंक्शन f एंड इज डिनोटेड बाय f इनवर्स। मतलब उल्टा जब हम मैपिंग कर रहे होंगे तो उसको हम कहते हैं इनवर्स फंक्शन। और एक और चीज हमने देखा कि ये सिर्फ बाइजेक्शन में अलाउड है। बाइजेक्शन में ही आप सिर्फ निकाल सकते हो जो फंक्शन वन वन और ऑन टू है, उसी का सिर्फ हम इनवर्स निकालते हैं। मेनी वन फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकालते, या इनटू फंक्शन का हम इनवर्स नहीं निकालते। तो वन वन ऑन टू होना बहुत जरूरी है। देखो अब क्यों जरूरी है। अगर इधर वन वन नहीं हुआ तो इधर दो एक से एक ही पे अगर मैप होगा, ये मेनी वन फंक्शन है, तो जब मेनी वन फंक्शन है तो इधर से f तो डिफाइंड है, लेकिन जब मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है, तो a और b c पे मैप कर रहे हैं। तो जब इधर से इधर आप मैपिंग करोगे, इधर से इधर आप f इनवर्स जब डिफाइन करोगे, तो जब f इनवर्स जब आप c लिखोगे तो क्या लिखना चाहोगे? फिर आप एक वैल्यू नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे a और b दोनों है, हम इनवर्स कैसे लिखना है कि इसका प्री इमेज लिखना है, तो सी का प्री इमेज तो ए और बी दोनों है, तो यहाँ ए लिखोगे या बी लिखोगे, ये कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए मेनी वन फंक्शन का हम नहीं निकालते हैं। अब इसी में एक रहता कि चलो भाई बी से मैप कर रहा है, ए किसी और से मैप कर रहा है डी से, तो आप एफ इनवर्स सी लिख पाते बी इस केस में। तो इसलिए वन वन ऑन टू होना जरूरी है। ये तो आपको समझ में आ गया कि मेनी वन नहीं चलेगा, वन वन होना। अब ऑन टू वाला भी देख लो, इधर अगर खाली हुआ तो आपको याद है कि जब आप इधर से इधर मैपिंग कर रहे हो, आप इधर से इधर मैपिंग कर रहे हो, तो अब पहले डोमेन ये था और कोडोमेन ये था। अब जब इधर से उल्टा मैपिंग कर रहे हो तो अब डोमेन ये है। तो डोमेन में हमने देख रखा है कि डोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इधर एलिमेंट खाली है तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, फिर वो फंक्शन ही नहीं रहा। तो इसलिए वन वन ऑन टू, वन वन और ऑन टू दोनों होना जरूरी है इनवर्स फंक्शन के एग्जिस्ट करने के लिए। तो सारे फंक्शन का इनवर्स नहीं होता, जो वन वन ऑन टू होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए ऐसे 1 2 3 4 है और बी 2 4 6 8 है अगर, और एफ ऑफ ए टू बी हमने ऐसे डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है 2x। तो आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स 2x है, तो x में कहाँ से वैल्यूज डालेंगे? ए से बी डिफाइंड है, तो एफ ऑफ एक्स में ए से वैल्यू डालेंगे। तो ए से वैल्यूज क्या क्या डाल सकते हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 3 4 डाला, तो एफ ऑफ वन क्या आ गया? एफ ऑफ वन है 2 × 1, 2x है, तो एफ ऑफ वन है 2 × 1 यानी 2। उसी तरह एफ ऑफ टू 4, उसी तरह एफ ऑफ थ्री 6, एफ ऑफ 4 8। तो आप देख रहे हो एक पे एक ही मैप हो रहा है, 1 से 2 मैप है, तो 2 किसी और से मैप नहीं है, फिर 2 से 4 मैप है, 3 से 6 मैप है, 4 से 8 मैप है ना? यहाँ एक से एक ही मैप है, तो ये क्लियरली बाइजेक्शन है। 1 से 1 मैपिंग चल रही है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो 1 से 2 मैप कर रहा है, 2 से 4 मैप कर रहा है, 3 से 6 मैप कर रहा है, 4 से 8 मैप कर रहा है, एक एक मैप कर रहा है। तो इसमें इनवर्स आप निकाल सकते हो। इनवर्स के और इनवर्स कैसे निकलेगा? इनवर्स जस्ट प्री इमेज निकालना है। तो प्री इमेज सिंपल बात, जो इसका 2 का प्री इमेज क्या है 1, 4 का प्री इमेज क्या है 2, वैसे ही एफ इनवर्स 2 क्या हो जाएगा 1। 2 का प्री इमेज 1 है तो एफ इनवर्स 2 1। 4 का प्री इमेज 2 है तो एफ इनवर्स 4 2। एफ इनवर्स कहने का मतलब है आप प्री इमेज निकाल रहे हैं। तो प्री इमेज ऑफ 4 इज 2, यहाँ पे आप देख सकते हो प्री इमेज ऑफ 4 इज 2। ऐसे ही एफ इनवर्स 6 3 हो जाएगा, एफ इनवर्स 4 4 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 8 एफ इनवर्स 8 4 हो जाएगा। ठीक है। अब
जो 1/1 है उसमें से कुछ फंक्शंस का आप डायरेक्ट इनवर्स आप निकाल सकते हैं। और उसका मेथड क्या है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में अगर दिया हुआ है उसको आप रिप्रेजेंट कर दो x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म। तो जो फंक्शन आएगा ना वही इनवर्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है 2x प्लस 7, तो 2x प्लस 7 y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 लिख दिया। तो x का वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ से निकालोगे इक्वेशन से तो y माइनस 7/2 आ जाएगा। इसको y माइनस 7 करो इज इक्वल टू 2x, y 7 को इधर लेके 7 को इधर लेके गए, x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस 7/2। तो ये क्या आ गया, x को आपने f ऑफ y के फॉर्म में दिखा दिया, x को आपने f ऑफ फंक्शन ऑफ y के फंक्शन में आपने दिखा दिया। अब क्या करना है, इस फॉर्म में अगर आप ले आए उसके बाद क्या करना है कि यही इधर जो आया है उसी में y को हटा के x लिख दो, वही है f इनवर्स। तो यहाँ पे आपका फंक्शन क्या है, कि y माइनस 7/2, तो y की जगह पे x लिख दो तो x माइनस 7/2 यही इनवर्स है f का। 2x प्लस 7 का इनवर्स है x माइनस 7/2। ठीक है, उसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ एक्स अगर x³ प्लस 3 दिया हुआ है तो ये y इज इक्वल टू x³ प्लस 3 है, x के फॉर्म में ले आओ, ये आ गया x इज इक्वल टू एफ ऑफ y, फंक्शन के y एफ ऑफ y के फंक्शन फॉर्म में आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है, y को x से रिप्लेस कर देना है तो वही हो जाएगा f इनवर्स, यही f इनवर्स इस x³ प्लस 3 का इनवर्स ये। तो यहाँ पे आपने इनवर्स फंक्शन निकालना सीखा कि कैसे होता है। और ये वाला मेथड बहुत फुल प्रूफ नहीं है, इस मेथड से आप बहुत कुछ खास ही फंक्शंस का इनवर्स निकाल सकते हो, जो कि जिसमें आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ y को दिखा पाओ उसी टाइप के फंक्शंस में आप निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल आप जिसमें अलग अलग नहीं कर सकते, x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में नहीं दिखा सकते, उस केस में आप इनवर्स फिर नहीं निकाल पाओगे। फॉर एग्जांपल आप क्वाड्रेटिक ही ले लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लो, तो इसमें आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में आप नहीं दिखा सकते, y माइनस 1 इधर लेके आए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, यहाँ से कॉमन भी लोगे तो x प्लस 1 बनेगा, है ना। तो आप x इज इक्वल टू एफ ऑफ y के फॉर्म में आप दिखा ही नहीं पाओगे, इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है इस मेथड से। तो ये वाला मेथड बहुत कम जगह पे अप्लाई हो पाता है। This method works only for those functions which can be represented in the form of x is equal to f of y। तो ये तभी हो पाएगा जब x is equal to f of y के फॉर्म में दिखा पाओगे, जो कि हमने इन दोनों केसेस में दिखा पाए, x को f ऑफ फंक्शन y के फंक्शन में आप दिखा पाए, इसलिए हमने इनवर्स निकाल लिया। ऐसे आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, ठीक है, और दूसरे फंक्शन का नहीं निकाल सकते। आज का क्लास इतना ही था। हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ग्राफ पढ़ेंगे, और वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको एक बार ग्राफ पता चल गया, ग्राफ इज बेसिस फॉर होल कैलकुलस, एक्चुअली होल मैथमेटिक्स। तो ग्राफ वाला लेक्चर आप मिस मत करना, और आप देखो कि हर फंक्शन को कैसे, जैसे आपको y इज इक्वल टू एक्स पता है तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 कैसे करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे, ग्राफ देखेंगे और उसके ट्रांसफॉर्मेशंस भी देखेंगे, तो आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ग्राफ भी आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, और फिर आपका कैलकुलस बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज के, यूपीएससी सीरीज के दूसरे लेक्चर। थैंक यू।